वेलकम टू ऑल सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सर सैयद अहमद खान को। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 3 इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात की थी। उसमें पहला हम लोगों ने देखा था टीटू मीर का आंदोलन। इसके अलावा हम लोगों ने अहमदिया की बात की थी। और इसके अलावा जो तीसरा हम लोगों ने देखा था वो था फराइज़ी मूवमेंट या फिर फराइज़ी आंदोलन। और आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, और वो हैं सर सैयद अहमद खान। इनका जो रिफ़ॉर्म मूवमेंट था वो अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और इनका जो रिफ़ॉर्म था वो बेसिकली रिफ़ॉर्मिस्ट मूवमेंट था, ना कि रिवाइवलिस्ट था। तो जो भी चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड वो हम लोग डिटेल में आज समझने की कोशिश करेंगे। और इनको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ रहती हैं, उनको भी थोड़ा एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर सर सैयद अहमद खान की बात की जाए, तो सर सैयद अहमद खान जो है बड़े ही विद्वान जो है व्यक्ति थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। और एजुकेशन जो है इनका बहुत जो है हाई क्वालिटी का था। इन्होंने एलएलबी किया था, एलएलडी किया था और फिर मेडिकल की पढ़ाई भी करना चाहते थे, लेकिन उनके फ़ादर की डेथ हो गई। और फ़ादर की डेथ हो जाने की वजह से उन्होंने ब्रिटिश सर्विस जो है जॉइन की। और पहले वो मुंसिफ कोर्ट में पहले नियुक्त थे और बाद में चीफ असेसमेंट ऑफिसर के तौर पे नियुक्त थे 1857 की क्रांति के टाइम पे। और अगर इनकी पर्सनैलिटी की बात की जाए उस कॉलोनियल रूल के टाइम पे, तो उस टाइम पे उनकी पर्सनैलिटी जो है, एक कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क रहते थे। और इनका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम 2 जो है खूबसूरत दुल्हन की आँखें हैं, मतलब दोनों का कोरिलेशन, कोएग्जिस्टेंस है और उनका कोएग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है भारत के लिए। इस तरीके की इनकी सोच थी। लेकिन 1857 की क्रांति में जो चीज़ें हुईं, जो घटनाएँ हुईं, और 1857 की क्रांति में हुआ ये था कि पूरी जो क्रांति थी, पूरा जो विद्रोह था, उस पूरे विद्रोह के लिए अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहराया। और जब विद्रोह को दबाया गया, तो विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने पॉलिसी जो अपनाई वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ से इन्होंने शुरू की। और उन्होंने विद्रोह के लिए सिर्फ़ मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहराया। और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि मुसलमानों को अब जो है एजुकेशन में या फिर जो डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाना है, नॉन मुस्लिम को जो है आगे बढ़ाना है। और इसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों की हालत पहले से ही बुरी थी और ज़्यादा हालत बुरी हो गई। एक तो फैक्टर ये था इनकी सोच को जो है थोड़ा-सा डाइवर्ट करने के लिए। दूसरा ये कि इस रिवोल्ट में इन्होंने अपनी आँखों से सारी चीज़ें देखी थी। इनके परिवार ने जो चीज़ें फेस की थी, उसको इन्होंने देखा था। तो ये भी एक वजह थी कि उनकी जो है थिंकिंग थी थोड़ा-सा डाइवर्ट हुई। और डाइवर्ट इन द सेंस ऐसा नहीं था कि एंटी नेशनलिस्ट हो गए, नेशन के खिलाफ बातें कर रहे थे। हालाँकि इनके बारे में नफ़रत ऐसी फैलाई जाती है। बट इन्होंने सोचा कि मुसलमानों की हालत इतनी बुरी है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। और चूँकि 1857 की क्रांति के बाद मुसलमानों की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई, तो इन्होंने इस पे और ज़्यादा विचार किया। और 1857 की क्रांति को लेके इन्होंने पहली किताब लिखी थी और वो थी असबाब बगावत हिंद। ये जो है पहला सोर्स था जिन्होंने जो लिखा गया था उस रिवोल्ट पे भारत में। तो नाम जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। तो हुआ क्या, जब रिवोल्ट हुआ तो मुसलमानों की हालत और ज़्यादा दयनीय हो गई, बुरी हो गई। और ये जो है इन सोचने के लिए मजबूर हुए। लेकिन बाद में दिक्कत क्या हुई कि अंग्रेज़ों ने जो पॉलिसी अपनाई मुसलमानों के को जो है पीछे रखने की, उससे नुकसान हुआ। उन्होंने हिंदुओं को ऊपर किया था, तो हिंदू भी पढ़े-लिखे जो है वो आगे बढ़े। और जब इंसान पढ़ेगा-लिखेगा तो सोच जो है खुलेगी थोड़ा-सा। जो थिंकिंग है, जो माइंड है, वो ब्रॉड होगा। और ब्रॉड होने की वजह से हिंदुओं को भी एहसास हुआ कि नहीं, हम गुलामी में जी रहे हैं, हमको जो है अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए, अंग्रेज़ जो कर रहे हैं वो गलत है। इन सब चीज़ों का जब एहसास हुआ और हिंदू जो है थोड़ा विद्रोही होने लगे, तो उन्होंने उस पॉलिसी को रिवर्स किया। और एक बुक भी आई थी द इंडियन मुस्लिम या द इंडियन मुसलमान, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने लिखी थी। उस बुक के बाद फिर ये फैसला लिया गया कि नहीं, मुसलमानों उन्होंने पूरी पॉलिसी रिवर्स कर दी और उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं को नहीं बल्कि मुसलमानों को आगे बढ़ाना है। तो जब ये चीज़ सामने आई तो सर सैयद अहमद खान को एहसास हुआ कि ये मौका अच्छा है और मुसलमानों को ये राजनीति और ये सब चीज़ें छोड़-छाड़ के थोड़ा-सा पढ़ाई में, एजुकेशन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये उनकी बेसिक सी इतनी सोच थी, ऐसा नहीं था कि कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन आगे चल के थोड़ा-सा जो खूबसूरत आँखों की बात हो रही थी, उसमें थोड़ा-सा चेंज दिखाई देता है। और उसकी वजह यही थी कि वो अंग्रेज़ों की चीज़ों को, उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाए
और वो डेवलपमेंट में और मुसलमानों के एजुकेशन में इतना ज़्यादा खो गए कि थोड़ा-सा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है देखने को मिलता है। हालाँकि नफ़रत करने वाले नफ़रत कहीं से भी ढूँढ निकालते हैं, लोगों को एक तरफ की चीज़ें दिखती हैं। जैसे कि इन्होंने शुरू में जो बातें की और लास्ट में जो बदलाव आया वो उतना बुरा नहीं था, बट हाँ, जो गलत है वो गलत है। तो वही चीज़ें अगर सावरकर के बारे में बोली जाए तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती हैं। सावरकर ने भी शुरू में जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की और लास्ट में इतना बदल गए कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो हिंदू हैं, उन्हें सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है एनलिस्ट होना चाहिए, ताकि उनके साथ जो तथाकथित गलत हुआ है उसका बदला लिया जा सके। तो यहाँ तक चीज़ें जो हैं चेंज हो गई थी, उस हद तक चीज़ें चेंज हो गई थी। तो ये समझने की बात है कि ऐसा जो एक व्यू हम किसी एक व्यक्ति के लिए रख रहे हैं, तो सामने वाले या फिर दूसरे किसी व्यक्ति के लिए भी वही न्यूट्रैलिटी होनी चाहिए। तो ना सावरकर की वो चीज़ें सही थी या इनका जो स्टैंड था थोड़ा-सा इनका भी जो स्टैंड वो सही नहीं था। तो इंसान ऐसा होना चाहिए जो हर जगह न्यूट्रल हो, जैसे पटेल को ले सकते हैं हम लोग। तो पटेल जो है एक हिंदूवादी नेता थे लेकिन मुसलमानों के खिलाफ उनका कोई स्टैंड कभी रहा ही नहीं सावरकर की तरह। यहाँ तक कि आरएसएस का जब उन्हें एहसास हुआ कि आरएसएस कुछ ऐसा काम कर रही है जो मुसलमानों के खिलाफ है, तो उन्होंने आरएसएस को बैन किया। या फिर मौलाना आज़ाद जैसा होना चाहिए कि मौलाना आज़ाद भी जो है नेशनलिस्ट इतना उनका व्यू हाई था या कह सकते हैं हाईएस्ट डिग्री थी कि मुस्लिम लीग का उन्होंने कभी सपोर्ट किया ही नहीं मुसलमान होते हुए। तो ये डिफ़रेंस है, ये समझने की ज़रूरत है। तो किसी एक चीज़ की वज़ह से किसी इंसान की पूरी नीयत पे ही जो है शक नहीं करना चाहिए। तो सर सैयद अहमद खान के साथ भी कुछ ऐसा ही था और उन्होंने जो उनका मकसद था कि किस तरीके से एजुकेशन को मुसलमानों को बेटर एजुकेशन दिया जाए और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटी क्रिएट की जाए, उसके चलते इन्होंने थोड़ा-सा अपना स्टैंड बदला था। बाकी जो है उनके बारे में यही सारी है, जुडिशियल सर्विस में जो है ये जॉइन हुए। अच्छा ख़ास बात एक ये है कि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी ये सदस्य रहे 1878 में और 1888 में इनको नाइटहुड की जो है उपाधि दी गई थी और रवींद्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी और चौरी चौरा के कांड के बाद उन्होंने वो उपाधि वापस कर दी थी। अगर इनके मूवमेंट की बात की जाए, इनका जो सोच थी, इनकी जो अप्रोच थी उसकी बात की जाए तो एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था और वो रिफॉर्म उन्होंने ना केवल जो है एजुकेशन को लेके बल्कि इस्लाम में भी जो रिफॉर्म की ज़रूरत थी, उसकी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जो पश्चिमी शिक्षा है, पश्चिमी जो साइंटिफिक एजुकेशन है, वैज्ञानिक जो शिक्षा है, उसको रिकंसाइल करने की ज़रूरत है और कुरान की जो टीचिंग्स हैं उसको भी आज के ज़माने के हिसाब से रीइंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। लेकिन उस रीइंटरप्रिटेशन का मतलब ये नहीं था कि कुरान की टीचिंग्स को बदलना। उनका मानना था कि जो बेसिक टीचिंग्स हैं, जो कुरान जो कह रहा है वो अल्टीमेट अथॉरिटी वही रहेगी। लेकिन आज की कंटेम्परेरी रैशनलिज़्म के हिसाब से, जो आज का तत्कालीन जो कह सकते हैं कि रैशनलिज़्म है, तर्क के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है और ताकि आज के हिसाब से चीज़ें जो हैं सही हो सकें। उनका मानना था कि 1400 साल पहले सिचुएशन कुछ और थी, आज के टाइम पे सिचुएशन कुछ और है, तो उसके हिसाब से हमें कुरान को रीइंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो मुस्लिम हैं, उनको पीर-मुरीदी से आगे निकलने की ज़रूरत है। पीरी-मुरीदी यानी कि जो बाबा होते हैं और फिर उनको जो मानने वाले होते हैं, भक्त होते हैं, इन सब चीज़ों से उठने की ज़रूरत है क्योंकि उनका मानना था कि इसकी वजह से ही मुसलमान जो हैं इन सब चीज़ों में डूबे रहते हैं, तो वो पढ़ाई-लिखाई पे, डेवलपमेंट पे, अपने एजुकेशन पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इन्होंने पीरी-मुरीदी का विरोध किया। साथ ही साथ पर्दा जो सिस्टम था और उसका जो है इन्होंने विरोध किया। ईज़ी डिवोर्स का इन्होंने इसका समर्थन किया और साथ ही साथ पॉलीगैमी का भी इन्होंने विरोध किया, बहुविवाह यानी कि एक पति और एक से ज़्यादा पत्नी। इन सब चीज़ों का इन्होंने विरोध किया था और साथ ही साथ इन्होंने प्रैक्टिकल मोरालिटी अच्छी चीज़ों की उन्होंने बात की थी। ख़ास बात इनकी एजुकेशन को लेके जो है वो ये है कि इन्होंने कई सारे जो है ऑर्गनाइज़ेशन खोले। फ़ेमस तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए हैं, जिसका पहले नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इससे पहले इन्होंने कई कॉलेज स्कूल बनाए थे। उसमें पहला एक नाम आता है 1869 में। 1869 या आई थिंक 1859 में इन्होंने स्थापना की थी और वो उस स्कूल का नाम था गुलशन स्कूल और ये बिजनौर में स्थापित किया गया।
इसके अलावा 1863 में इन्होंने गाज़ीपुर में एक स्कूल बनाया था या कॉलेज बनाया था जिसका नाम था विक्टोरिया कॉलेज। और इसके अलावा इन्होंने एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाया था 1864 में और उस ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम था साइंटिफिक सोसाइटी। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ जो है उनके स्कूल और ऑर्गेनाइज़ेशन थे और ख़ास बात ये है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही सबसे ज़्यादा फ़ेमस हुआ और इसको बाद में आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया था। दूसरी चीज़ एक ये है कि जो उनका पॉलिटिकल स्टैंड था, उसमें भी थोड़ा बहुत अभी चर्चा की है ही जो हिंदू-मुस्लिम को लेके इश्यू था और जिस तरीके से वो मुसलमानों का डेवलपमेंट चाहते थे और जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को आगे रखा और गवर्नमेंट की तरफ वो थोड़ा-सा उनका झुकाव हो गया उस डेवलपमेंट के चक्कर में, उस जो है मुसलमानों की एजुकेशन को लेके जो चिंता थी, उसकी वजह से वो थोड़ा-सा उनका रुख बदला और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से बिल्कुल दूर रहना है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से दूर रहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट हो गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट होने का अल्टीमेटली मतलब है कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा-सा यहाँ पे एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका दिखाई देने लगता है। तो ये यहाँ पे इनका अगर क्रिटिसिज़्म करना हो, तो इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज़्म यही आता है। ओवरऑल इनकी सारी बाकी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन होता ये है कि किसी एक बुरी चीज़ की वज़ह से सारी अच्छाइयों को भी लोग जो है गाली देने लगते हैं। तो ये जो है समाज ऐसे ही चलता है, हालाँकि चलना नहीं चाहिए। हर इंसान के अंदर अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं और दोनों को बराबर तौलना चाहिए। जो अच्छा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो गलत है उस चीज़ को गलत बोलना चाहिए, ना कि पूरे इंसान को ही गलत बोलना चाहिए और आजकल यही चलता ही है। गांधी तक को लोग गाली देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ रहे ये और इन्होंने अपना भी एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाया था, जिसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट के रहा। इसके अलावा एक और था एंग्लो इंडियन मोहम्मडन एसोसिएशन और एक जो है मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1886 में अलीगढ़ में। मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ये जो है अलीगढ़ में हुई थी। तो ये सारी जो है इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इनकी कुछ बुक का अगर नाम आप देखेंगे तो तहज़ीबुल अखलाक, इसके अलावा एक बुक लिखी थी उन्होंने कमेंट्रीज़ ऑन दी कुरान और एक और बाई वीकली इनका आता था और वो था एक अलीगढ़ गज़ेट था। तो ये 3-4 किताबें और पब्लिकेशन इनके याद रखेंगे, तो ये आपको मदद करेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले रिफ़ॉर्म मूवमेंट्स की। अच्छा, रही बात ये कि अलीगढ़ मूवमेंट से लेके ये सारी वही चीज़ें हैं। जो इनकी सारी बातें हैं वही अलीगढ़ मूवमेंट का हिस्सा हैं। मुस्लिम सोसाइटी को रिफ़ॉर्म करना, पर्दा सिस्टम के खिलाफ, पॉलीगैमी, विडो रीमैरिज, महिलाओं की एजुकेशन, डिवोर्स, सारी वही बातें जो हम ऊपर यानी कि पिछले लेक्चर में हम पिछली स्लाइड में हम शेयर किए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे देवबंद मूवमेंट का और उसके बाद हम लोग बात करेंगे शिबली नोमानी के बारे में और फिर उसके बाद कुछ पारसी रिफ़ॉर्म मूवमेंट्स हैं और थियोसॉफ़िकल सोसाइटी बचा हुआ है, कुछ सिख रिफ़ॉर्म मूवमेंट्स हैं, उसकी बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।